कि तब तक आप लोग बीजेपी में रहते हो तब तक आपको याद नहीं आता है कि किसानों के साथ क्या हुआ, पिछड़ों के साथ क्या हुआ, दलितों के साथ क्या हुआ। जब आपका व्यक्तिगत अपमान होता है, जब समाज का अपमान होता है, तब आपको कोई लेना देना नहीं। लेकिन जब आपका व्यक्तिगत दम घुटने लगता है तब आपको लगता है कि नहीं अब मुझे बोलना चाहिए। काश आप उतने मुखर पहले हुए होते तो ज़्यादा अच्छा रहता, ज़्यादा बहुत अच्छा रहता, और आपका मान सम्मान भी बचा रहता, और कम से कम इस देश के अंदर SC ST OBC माइनॉरिटी का ही मान सम्मान बचा रहता। देखिए, उनकी व्यक्तिगत स्टेटमेंट है कि उनका स्वास्थ्य खराब है, क्योंकि रिकॉर्डेड स्टेटमेंट है तो मैं उसको डिनाई तो नहीं कर सकता, लेकिन हाँ उस पर विश्लेषण जरूर किया जा सकता है। और वो ये है कि जो व्यक्ति दिन में बिल्कुल स्वस्थ हो, दिन में सदन को सुचारू रूप से चला रहा हो, वो है व्यक्ति अचानक से इतना कैसे बीमार हो गया कि वो ये कह रहा है कि मेरा स्वास्थ्य खराब है, मैं सदन को नहीं चला सकता। तो मुझे इसमें लगता है कि कुछ ना कुछ ऐसी बात है, और वो बात शायद यही है कि उनको इस्तीफ़ा देने के लिए मजबूर होना पड़ा। उनको लगा कि अब मैं इस सदन का पार्ट जो है वो नहीं रह सकता। जितना मेरी सोच ये कह रही है कि जो JP नड्डा के साथ में बातचीत हुई है सदन में, उससे कहीं ना कहीं, हालांकि उनके अंदर का जाट मर गया था। मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, हमारे यहाँ कहा जाता है कि झुका हुआ जाट और टूटी हुई खाट ठीक नहीं होता। और जो व्यक्ति बीजेपी के नेताओं के सामने यूं हाथ हिला के मिलता हो, तो कुछ ना कुछ तो अंदर चल रहा था। इस्तीफा से 3 दिन पुराना भाषण जो कह, जिसमें तो कुछ निकल रहा है, उसके बाद में जिस प्रकार से उन्होंने अनंत में इस्तीफा दिया स्वास्थ्य का कारण बता करके, तो उनके अंदर का जो जाट था वो जागा, और उनको लगा कि कम से कम मर तो सम्मान के साथ जाऊं। इस उम्र के इस पड़ाव पर आने के बाद भी लोग इस प्रकार की मुझे कहें कि मतलब मैं जाट नहीं हूँ, या मेरे अंदर में वो जज्बा नहीं है जो इंसानियत और मानवता का होना चाहिए, मैंने सरेंडर कर दिया है। तो हो सकता है उनको लगा हो कि मैं इससे ज़्यादा अपमान महसूस नहीं कर सकता हूँ, और अब मुझको कम से कम इस्तीफा दे करके अलग हो जाना चाहिए। 3 दिन पहले उन्होंने कहा कि दुनिया में सरकार का डंका पिट रहा है, ऐसा कहा जाता है, लेकिन किसान क्यों परेशान है? देखिए, वो उस फैमिली से आते हैं, उस बैकग्राउंड से आते हैं, किसान फैमिली से आते हैं, उस बैकग्राउंड से आते हैं। और ये बात उनको तब कहनी चाहिए थी जब किसान आंदोलन चल रहा था, जब किसान सड़कों पर बैठे थे। 2 साल 3 साल तक किसान आंदोलन चलता रहा, 1000 के आसपास किसान शहीद हो गए। ये स्टेटमेंट उन्होंने तब दी होती, और उसके बाद वो बीजेपी का बहिष्कार करते और कहते कि मैं तुम्हारा हिस्सा नहीं रहता, तुमने मेरे किसान परिवार के गलत नीतियों से 1000 से ज़्यादा किसान शहीद हो गए, तो ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। सही बात को सही समय पर कहना अच्छी बात है। हमारे उर्दू के बड़े मशहूर शायर उन्होंने कहा कि बात कौन सी कब कहाँ कैसे कही जाएगी, सलीका इतना सा हो तो हर बात सुनी जाएगी। तो अब सीधी सी बात यह है कि वो आज इस बात को कह रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन ये बात काश उस समय कहते, जिस देश के अंदर किसान आंदोलन चल रहा था, उस समय कहते तो ज़्यादा अच्छा रहता। उस समय उन्होंने ये बात नहीं कही, ये इस बात को अब कह रहे हैं, तो अब इस बात का कोई मतलब नहीं है। अब सिर्फ मैं इतना कह सकता हूँ कि अगर उन्होंने ये बात कही है तो शायद इसलिए कही है कि मेरी जो ज़िंदगी के अंतिम पल हैं वो आराम से और सुकून के साथ रह जाएंगे, बस इससे ज़्यादा नहीं है। तो क्या लगता है, इस्तीफा लिया गया है, दिया गया है? इस्तीफा लिया नहीं गया है, इस्तीफा के लिए इतना दबाव बनाया गया है कि मजबूरी में इस्तीफा देना पड़ा है। और एक अंदर से था कि मेरे दम घुटता है ना, आदमी का व्यक्तिगत अंदर से दम घुटता है, तो फिर दम जो है उस स्थिति में क्या करेगा आदमी? या तो सरेंडर करेगा, उनके अकॉर्डिंग चलेगा। इतना सब कुछ करने के बाद में, हाथ यूं करने के बावजूद भी अगर आदमी का दम घुट रहा है, उसको वो सेल्फ रेस्पेक्ट पर सवाल खड़े हो रहे हैं, तो व्यक्ति क्या करेगा? व्यक्ति फिर यही करेगा। क्या लग रहा है फिर साजिश है ये? कैसी साजिश? साजिश तो छोटा शब्द है, ये षड्यंत्र है। ये कैसा षड्यंत्र है? देखिए, इस देश के अंदर SC ST OBC, इस देश के अंदर SC ST OBC जब अपने हक और हकूक़ की बात करेंगे, इस देश में दलितों की, मजदूरों की, पिछड़ों की, उनकी आवाज़ बनेंगे। ये जो मनुवाद की गोद में फल फूलती हुई सरकार है, ये जो सरकार जिसको हम डबल इंजन की सरकार कहते हैं, जो आधी नागपुर से चलती है और आधी दिल्ली से चलती है, ये जब SC ST OBC की बात करेंगे तब सरकार, चाहे तो उनकी गोद में बैठा हुआ नेता हो, तब उनको खदेड़ने का, उनको अपमानित करने का, उनका इस्तीफा लेने का काम करेंगे। और एक और बड़ी बात जिम्मेदारी के साथ कह देता हूँ, वो ये है कि आप समझिए इस बात को कि इनको SC ST OBC में, माइनॉरिटी में वो लोग चाहिए, वो नेता चाहिए जो गुलाम हों,
जिनका जमीर मर गया हो, जो फूले अम्बेडकरी आंदोलन के ना हो, जो आरएसएस से निकले हों, वो दलित समाज के नेता इनको चाहिए, ओबीसी समाज के नेता चाहिए, वो नेता नहीं चाहिए। जाट चाहिए इनको वो जो कट्टर हिंदू, जबकि जाट कभी हिंदू रहा नहीं है। जाट इनको वो चाहिए जो हिंदू हो। जाट इनको छोटू राम की वैचारिकी का नहीं चाहिए, भगत सिंह की वैचारिकी का नहीं चाहिए, चौधरी महाराज सिंह भारती की वैचारिकी का नहीं चाहिए। दलित इनको वो चाहिए जो वाल्मीकि की वैचारिकी से आता हो। दलित इनको वो नहीं चाहिए जो अम्बेडकर की वैचारिकी से आता हो, फूले की वैचारिकी से आता हो, कबीर और नानक और की विचारकी से आता हूँ। इनको वो दलित और ओबीसी चाहिए जो बहुजन महापुरुषों की विचारकी से इत्तेफाक ना रखता हो, वो सिर्फ इनकी विचारकी से, इनकी पाठशाला से, आरएसएस की पाठशाला से पढ़ जाता हो और इनके कदमों में आकर के दलित का जहाँ चतुर्वर्ण पंचम वर्ण में जहाँ स्थान है, उस स्थान पर वो रह करके सिर्फ जी हजूरी करता रहे, पिटता रहे, मूछ ना रखे, बाल कंगे ना करे, अच्छे कपड़े ना पहने, वो रहे तो ठीक है, मंजूर है, अन्यथा नहीं। की तरह ये भी कुछ करेंगे खुलासा जैसे? देखिए, सतपाल मलिक साहब का मैं बड़ा सम्मान करता हूँ और वो क्योंकि अब अंतिम संज्ञा पर हैं तो इसलिए मैं उनके बारे में कुछ ज़्यादा टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता। देखिए, मुझे समस्या ये है इन सब लोगों से कि तब तक आप लोग बीजेपी में रहते हो तब तक आपको याद नहीं आता है कि किसानों के साथ क्या हुआ, पिछड़ों के साथ क्या हुआ, दलितों के साथ क्या हुआ। जब आपका व्यक्तिगत अपमान होता है, जब समाज का अपमान होता है, तब आपको कोई लेना देना नहीं। लेकिन जब आपका व्यक्तिगत दम घुटने लगता है, तब आपको लगता है कि नहीं अब मुझे बोलना चाहिए। काश आप उतने मुखर पहले हुए होते तो ज़्यादा अच्छा रहता, ज़्यादा बहुत अच्छा रहता और आपका मान सम्मान भी बचा रहता और कम से कम इस देश के अंदर SC ST OBC माइनॉरिटी का ही मान सम्मान बचा रहता। अब क्या लग रहा है आगे क्या होगा? बीजेपी क्या कहा जा रहा, किसी दलित चेहरे को लाएगी उपराष्ट्रपति के? मैंने बताया ना, दलित को भी अगर लाएगी तो दलित भी वैसा ही होगा ना जो आरएसएस की पाठशाला आया हो। दलित उनको थावरचंद गहलोत जी का नाम आ रहा है जो, तो थावरचंद गहलोत जब यहाँ मिनिस्टर थे, अभी तो शायद वो गवर्नर हैं, राज्यपाल हैं, जब वो यहाँ मिनिस्टर थे, जब यहाँ पर मिनिस्टर थे वो, तो तब क्या था? तब उन्होंने समाज का कितना भला किया। मैं तो 10वीं बार मिला हूँ, उन्होंने तो बैठ करके मेरी कविताएं सुनी है पार्लियामेंट के प्रांगण में, मुझे तो पता है सब कुछ। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। सर, ये जो अभी उपराष्ट्रपति ने जो रिजाइन किया है, इसका कनेक्शन बिहार के इलेक्शन से भी लिया जा रहा है। देखिए, कनेक्शन तो किसी का कहीं से भी जोड़ सकते हो। इस देश के हर कोने में हर जगह SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग रहते हैं। उनके हकों की बात जो भी आदमी करेगा उसका इसी प्रकार से अपमान किया जाएगा, उसी को इसी प्रकार से अपमान करके भगाया जाएगा। उसे चल रहा है, आज तक जारी है। जिसको मौका मिलता है अपने अनुसार सभी वही काम करते हैं। सभी पॉलिटिकल पार्टी को देखिए, उनके पार्टी के अंदर जितने जिलाध्यक्ष हैं, जितने पदाधिकारी हैं, उनकी संख्या निकाल कर देख लीजिए, सब लोग वही काम करते हैं। खैर, ये राजनीतिक मंच नहीं है। हम अपने मित्र, हमारे काफ़ी अजीज मित्र हैं और बहुत ही जुझारू और बहुत ही फाइटर IAS अधिकारी हैं, बहुत सीनियर IAS अधिकारी हैं, मिस्टर दम्मू सुरेश। हम उनसे आग्रह करते हैं, वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा में, ये आएँ और अपने शब्दों से यहाँ की जनता को बताएं कि जो कोलेजियम सिस्टम या नेशनल जुडिशियल कमीशन पे आपकी क्या राय है। ये भी इस बार का एक इतिहास है कि हमारे बीच में वर्तमान में प्रिंसिपल सेक्रेटरी में कार्यरत हमारे महानुभाव बोलने आ रहे हैं, नहीं तो कोई अच्छे पार्टी के लोग जरूरत नहीं करते आने के लिए। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद सर।